हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसे कि जानते हैं कि बीकॉम वालों का एग्जाम हो रहा है और जीएसटी का पेपर। और ध्यान दीजिएगा, पेपर हमारा 2। आज के एक ही लेक्चर में हम लाए हैं 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। पहले पेपर का मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए दिए थे, काफी क्वेश्चनों का हेल्प मिला होगा। आज दूसरा हमारा लेक्चर है पेपर सेकंड के लिए। ध्यान से एक बार और बता दें, माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये सेकंड पेपर का लेक्चर है। फर्स्ट पेपर का नहीं, सेकंड पेपर का। और पहला लेक्चर है और जिसमें है आपके 50 क्वेश्चन। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज और भी बता दें कि हमारे इस चैनल पे केवल कॉमर्स से रिलेटेड ही पढ़ाई होती है। कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सिलेबस में है बीकॉम में, खास तौर से बीकॉम के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे जैसे समय मिलता है आप लोग के लिए कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो जिन बच्चों को हमसे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा, तो एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, ठीक। आज का जो ये लेक्चर है, एक चीज आपको मैं बता दूं, बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। पक्का है कि इसमें से काफी क्वेश्चनों का हेल्प आपको मिलेगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि जीएसटी एमसीक्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पेपर नंबर 2, सेकंड पेपर हमारा है। और सेकंड पेपर का हम पहला ही लेक्चर दे रहे हैं 50 क्वेश्चनों का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को मासिक रूप से दाखिल करना होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, उनके जो ऑपरेटर्स हैं, अब पूछा जा रहा है इन्हें मंथली रूप में कौन सा रिटर्न दाखिल करना होता है। मतलब यहां से पूछा जा रहा है कौन सा रिटर्न दाखिल उन्हें करना पड़ता है। दिया है कि जीएसटीआर, यहाँ पे हिंदी में चूंकि लिखा है, हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं GSTR7, उसी तरह GSTR6 है और GSTR8। कौन सा रिटर्न दाखिल करना पड़ता है? ये जीएसटीआर से आपसे रिलेटेड पक्का है कि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई उसके लिए ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए GSTR8 दाखिल करना होता है, ये दिमाग में रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, GSTR8 मतलब GSTR ये रिटर्न है। रिटर्न का मतलब है कि जीएसटी में जो रिटर्न दाखिल किया जाता है उसको कहा जाता है जीएसटीआर। जीएसटीआर जो 8 है, दाखिल करने की नियत तिथि अगले महीने की किस तारीख को होती है? 10वीं, 18वीं, 11वीं, 20वीं? सोच के बताइए किस तारीख को होती है। जीएसटीआर 8 दाखिल करने की जो तिथि होती है हर अगले महीने की 10 तारीख होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा और बड़ा करना है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, ई कॉमर्स ऑपरेटर को किस दर पर स्रोत पर कर एकत्र करना होता है? मतलब जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है किस रेट पर कर रहा है कि स्रोत पर, स्रोत का मतलब जैसे आय उद्गम हुई वैसे ही कर एकत्र करना होता है। 1%, 2%, 3%, 0.5%? सोच के बताइए जल्दी से किस रेट पर? 2% के रेट पर। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आधा नीचे चला गया है, पता नहीं कैसे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में क्या सच नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में क्या सही नहीं है। बताइए क्या सही नहीं है? अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना, कंपोजन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, ये नहीं चुन सकते हैं। और भी ऑप्शन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि वे कंपोजिशन स्कीम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। अगला देखते हैं, ये तो होगा ही नहीं। अगला है, ध्यान से देखिएगा, कंपोजिशन विकल्पधारी। जो कंपोजिशन विकल्पधारी है किस प्रारूप में अपना विवरणी प्रस्तुत करते हैं? कंपोजिशन विकल्पधारी पूछ रहा है कि अपना आय का विवरण
किस जीएसटीआर में दाखिल करते हैं? जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, बताइए सोच के। जीएसटीआर 4 के अंतर्गत कंपोजिशन धारी अपने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनते हैं। बहुत सारे मतलब जीएसटी में बहुत तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, सबके लिए अलग अलग जीएसटीआर बना हुआ है। अगला, जीएसटीआर 2 में प्राप्त विवरण में सुधार का प्रेषण है, ये इसमें 100 है, प्रेषण पूर्तिकर्ता को किस प्रारूप में भेजा जाएगा? मतलब जीएसटीआर 2 में जो विवरण प्राप्त होता है, यदि उसमें कुछ गलतियां हैं तो सुधार के लिए प्रेषण पूर्तिकर्ता को किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा? फॉर्म जीएसटीआर 1A, फॉर्म जीएसटीआर 2A, फॉर्म जीएसटीआर 6A, फॉर्म जीएसटीआर 2A, किसके अंतर्गत भेजा जाएगा? सोच के बताइए। फॉर्म जीएसटीआर 1A के अंतर्गत। याद रखिएगा, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन, समझिए कि सेकंड पेपर इसी से रिलेटेड है, यहीं से क्वेश्चन उठ आने के ज्यादा चांसेस है। कंपोजिशन विकल्पधारी के विवरण की प्रस्तुति किस प्रारूप में की जाती है? अब ध्यान दीजिएगा, जो कंपोजिशन विकल्पधारी है, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो आते हैं, वो अपना विवरण स्टेटमेंट वो कह रहा है कि किस प्रारूप के अंतर्गत जारी करते हैं। जीएसटीआर 3 आगामी माह की 18वीं तिथि तक, जीएसटीआर 4 अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक, जीएसटीआर 4 अगले माह की 18वीं तिथि तक, जीएसटीआर 4 आगामी माह की 20 तारीख तक। सोच के बताइए। कौन सा होगा? जीएसटीआर 4 अगले महीने की 30 तारीख तक। अगला जीएसटीआर 5 के संदर्भ में दिया गया है। जीएसटीआर 5 के संदर्भ में दिया गया है कि जीएसटीआर 5 के प्रस्तुति की देय तिथि क्या है? मतलब जीएसटीआर 5 मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, जीएसटीआर, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि जीएसटीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है, बार बार मैं आ रहा था, आपको बता दूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, ठीक ना, माल और सेवा कर विवरणी हिंदी में कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि जीएसटीआर 5 की प्रस्तुति की देय तिथि क्या है? मैंने जीएसटीआर 5 कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी माह की 10वीं तिथि तक, 10वीं तिथि का मतलब 10वीं तारीख तक, आगामी माह की 15वीं तारीख तक, आगामी माह की 17वीं तारीख तक, आगामी माह की 20वीं तिथि तक। बताइए कब तक दाखिल किया जाता है भाई? आगामी माह की 17 तारीख तक। अगला क्वेश्चन लिखा है वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति किससे अपेक्षित नहीं है? वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति किससे अपेक्षित नहीं है? इनपुट सेवा वितरक से, और किससे? और किससे? इससे अपेक्षित है? बिल्कुल है अपेक्षित। और देखते हैं कौन कौन सा है। आकस्मिक करदाता व्यक्ति, अनिवासी करदाता, भाई सबसे है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इधर कर दें। खरीद अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से या उसके बिना माल या सेवा या दोनों की प्राप्ति है। कह रहा है कोई खरीद कर रहे हैं या अधिग्रहण कर रहे हैं या किसी अन्य माध्यम से उसके बिना माल या सेवा या दोनों की प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्या है? इनपुट है, आवक आपूर्ति है, आयात है, रिवर्स चार्ज है। सोच के बताइए क्या है? बताइए। आवक आपूर्ति है, इनपुट सप्लाई है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूट वाली आपूर्ति नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छूट वाली आपूर्ति नहीं है? शून्य कर वाली आपूर्ति, जीएसटी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार आपूर्ति, धारा 278 के तहत आपूर्ति, माल या सेवा का निर्यात। कह रहा है छूट वाली आपूर्ति नहीं है। छूट वाली आपूर्ति, छूट वाली माने सप्लाई, कौन छूट वाली सप्लाई नहीं है? माल या सेवा का जो निर्यात किया जाता है, ये छूट वाली सप्लाई नहीं। अगला क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से किसे सेवा की आपूर्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सेवा की आपूर्ति माना जाता है? माल में शीर्षक का हस्तांतरण, व्यवसायिक परिसंपत्तियों का अस्थायी हस्तांतरण, भवन का निर्माण और किराया खरीद। किसे सेवा की आपूर्ति नहीं माना जाता है? बताइए। यदि हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, ये सर्विस के श्रेणी में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटीएन एक अंकों का कोड है। पूछ रहा है कि जो जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन का मतलब है कि जब जीएसटी के दायरे में जो आते हैं लोग और वो जीएसटी का पंजीकरण कराते हैं तो एक नंबर मिलता है जिसको जीएसटीएन नंबर कहा जाता है। जिस तरह आधार नंबर होता है, पेन नंबर होता है, उसी तरह जीएसटीएन नंबर होता है। पूछा जा रहा है कितने अंकों का है? 10, 12, 15, 13। सोच के बताइए कितने अंकों का होता है भाई? ये 15 अंकों का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है। मतलब कह रहा है एक कैजुअल कोई पर्सन है या एक अनिवासी पर्सन है, उसको जो पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो कितने दिन की अवधि का होता है? भाई 30 दिन। सोच के बताइए कितने दिन का होता है? बताइए। 30 दिन था पहले, 90 दिन था, 6 महीने था, 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। कितने समय के लिए होगा? बताइए जल्दी से। 90 दिन की अवधि का होता है। ऑप्शन नंबर बी। माल और सेवा नेटवर्क जीएसटीएन के कार्यों में शामिल है। मतलब माल और सेवा माने जीएसटी के नेटवर्क में पूछ रहा है उसके कार्य में क्या शामिल है, जीएसटी नेटवर्क में क्या शामिल है। पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, ये जीएसटी नेटवर्क में शामिल है। केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण को रिटर्न अग्रेषित करना, ये भी भाई सही है। जीएसटीएन की गणना और निपटान करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का। चारों ऑप्शंस सही। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि कुल कारोबार में शामिल नहीं है। मतलब टोटल हमारे जो कारोबार है, बिजनेस है, टर्नओवर है, उसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर दिए हो, यही शामिल नहीं है। छूट वाली आपूर्ति ये शामिल है। माल या सेवा दोनों का निर्यात ये भी शामिल है। एक ही पैन नंबर वाले व्यक्ति का अंतरराज्यीय आपूर्ति ये भी शामिल है। पहला ऑप्शन गलत है। आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर दिए है वो कुल टर्नओवर में शामिल हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है? फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की सप्लाई का समय क्या है? चालान जारी करने की तिथि, चालान जारी करने की देय तिथि, आपूर्तिकर्ता द्वारा विचार प्राप्त करने की तिथि, ए और बी दोनों। ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड चार्ज के मामले में अब सप्लाई का समय जो होता है, चालान जारी करने की तिथि और चालान जारी करने की देय तिथि में दोनों में जो पहले होता है वही आपूर्ति का समय होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धारा 37 के अंतर्गत बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? पूछा जा रहा है कि धारा 37 के अंतर्गत बाहरी आपूर्ति माने बाहरी सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन सा फॉर्म मतलब जीएसटीआर दाखिल किया जाता है? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 5। सोच के बताइए। जीएसटीआर 1, ये जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर से क्वेश्चन आपका आएगा पक्का है, क्योंकि इसमें जानते हैं, बता दें आपको, पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, तो आपसे बता दें। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है जो जीएसटीआर 1 है। ध्यान दीजिएगा। जीएसटीआर 1 जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? जीएसटीआर 1 दाखिल करने की लास्ट डेट पूछा जा रहा है क्या है?
तत्काल बाद के महीने की 10 तारीख को या उससे पहले, यही तारीख याद रखिएगा। उस महीने के अगले तारीख के उस जिस महीने में मतलब जीएसटीआर जो हमारा टर्नओवर हुआ है उसके ठीक अगले महीने के मैक्सिमम 10 तारीख तक। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिशन करदाता को फॉर्म संख्या में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाता आते हैं उन्हें कौन से नंबर का जीएसटीआर दाखिल करना रहता है? जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, बताइए। उन्हें जीएसटीआर 5 दाखिल करना होता। अगला है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि है। वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है? माने एनुअल रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि अगले वित्त वर्ष का 21 दिसंबर, अगले वित्त वर्ष का 31 दिसंबर और अगले वित्त वर्ष का 1 दिसंबर और अगले वित्त वर्ष का 11 दिसंबर। बताइए कौन सी तिथि होती है? अगले वित्त वर्ष का 31 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आपूर्ति के विवरण की प्रस्तुति किससे अपेक्षित है? बाह्य पूर्तियों के विवरण की प्रस्तुति किससे अपेक्षित है? सामान्य पंजीकृत पूर्तिकर्ता, आकस्मिक पंजीकृत व्यक्ति सहित अनिवासी करदाता, कंपोजिशन विकल्पधारी, इनपुट सेवा वितरण। बाह्य पूर्तियां का मतलब होता है कि जहां बाहरी सप्लाई किया जाता है, जहां माल को बाहर सप्लाई किया जाता है वहां पे जो रिटर्न दाखिल किया जाता है वो पूछा जा रहा है किससे अपेक्षित है, मतलब किससे अपेक्षा की जाती है, किस तरह के करदाता से, बताइए। पहला ऑप्शन होगा सामान्य पंजीकृत पूर्तिकर्ता, आकस्मिक पंजीकृत व्यक्ति सही, मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति जो रजिस्टर्ड हो या कोई कैजुअल व्यक्ति जो रजिस्टर्ड हो, उसके लिए यह बाह्य पूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होता। अगला है कि बाह्य पूर्तियों के विवरण किस प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? जो बाहरी जो सप्लाई होता है उसका स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में जमा किए जाते हैं, किस जीएसटीआर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। उसके लिए जीएसटीआर 1 का यूज किया जाता है। ये भी उसी का पार्ट था। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जीएसटीआर 3 की प्रस्तुति की देय तिथि क्या है? जीएसटीआर 3 होता है, देख लीजिएगा, जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 9 तक दिया है। जीएसटीआर 3 की प्रस्तुति की देय तिथि क्या है? आगामी माह की 20वीं तिथि माने 20वीं तारीख, आगामी माह की 15वीं तिथि, आगामी माह की 17वीं, आगामी माह की 18वीं। जीएसटीआर 3 के लिए बताइए। आगामी माह की 20वीं तिथि। अगला है क्वेश्चन, आंतरिक पूर्तियों के मामले में आंतरिक पूर्तियों के विवरण की प्रस्तुति किससे अपेक्षित है? मतलब जो इंटरनल जो सप्लाई करते हैं उनका जो हम स्टेटमेंट, जो एनुअल रिटर्न या समझिए कि रिटर्न दाखिल करते हैं या विवरणी प्रस्तुत करते हैं या जीएसटीआर प्रस्तुत करते हैं, वो पूछ रहा है किससे अपेक्षित है, माने किससे उम्मीद किया जा सकता है, किसके लिए है? साधारण पंजीकृत पूर्तिकर्ता, कंपोजिशन विकल्पधारी, अनिवासी कर्ता और इनपुट सेवा वितरण। किससे होता? कोई भी साधारण पंजीकृत पूर्तिकर्ता है उसके लिए आंतरिक सप्लाई का विवरण प्रस्तुत किया जाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जीएसटी से विमुक्त नहीं है? पूछ रहा है कि निम्न में से वो कौन सी सर्विस है जो जीएसटी से विमुक्त, पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। माल परिवहन एजेंसी या कुरियर सेवा के अतिरिक्त सड़क मार्ग से माल परिवहन का सेवा। माल परिवहन एजेंसी या कुरियर सेवा द्वारा माल परिवहन की सेवा, इसमें थोड़ा सा बस सड़क मार्ग हटा दिया है। प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के बदले प्रवेश परीक्षाओं का संपादन और उपयुक्त सभी। कौन सी जीएसटी से विमुक्त नहीं है? किस पर जीएसटी का आने का मतलब है नहीं लगाया जाता, तो भाई इस सभी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है। अगला है, निम्न में से
कौन सी सेवा विमुक्त है? निम्न में से कौन सी सेवा विमुक्त है पूछ रहा है। संग्रहालय में प्रवेश, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व अथवा चिड़ियाघर, संरक्षित घोषित स्मारक प्रवेश, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सी सेवा विमुक्त है? किससे? जीएसटी से। तो भाई ये तीनों ही सही है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं, ये उपयुक्त सभी है। ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी गतिविधियां जो भले ही बिना प्रतिफल के, ये प्रतिफल है ठीक ना, के हो, परंतु उन्हें निम्नांकित के अधीन पूर्ति समझा जाता है। कह रहा है कि ऐसी गतिविधियां जो भले ही बिना प्रतिफल के हो परंतु उन्हें निम्नांकित के अधीन पूर्ति समझा जाता है, वो जीएसटी के पूछ रहा है किस एक्ट में है। जीएसटी एक्ट की अनुसूची 1 में, जीएसटी एक्ट की अनुसूची 2 में, जीएसटी एक्ट की अनुसूची 3 में और उपयुक्त सभी में। किसमें है? जीएसटी एक्ट की अनुसूची 1 में है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ति के क्षेत्र में पूर्ति के क्षेत्र के अधीन कौन सी विभिन्न पूर्तियां शामिल होती है। मतलब पूर्ति के संदर्भ में या पूर्ति के क्षेत्र में या उसके अधीन कौन सी विभिन्न पूर्तियां शामिल होती है। माने पूर्ति में क्या क्या शामिल होती है? प्रतिफल के साथ पूर्तियां, माने पैसे के साथ सप्लाई, बिना प्रतिफल की पूर्तियां, बिना पैसे की सप्लाई, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए। उपयुक्त दोनों ही पूर्तियां शामिल है। बिजनेस में उधार और नकद दोनों चलता है भाई। अगला, कंपोजिशन डीलरों के बिना त्रैमासिक रिटर्न है। कंपोजिशन जो डीलर्स होते हैं उनका तिमाही जो रिटर्न है उसको किस नाम से जाना जाता है? जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 6A। क्या कहा जाता है उसे? जीएसटीआर 4 कहा जाता है। अगला क्या है? 31 नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आप लोग का पेपर भी है और ज्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। कौन सा नियम किसी एजेंट के माध्यम से अलग या संबंधित व्यक्ति के बीच आपूर्ति के मूल्य से संबंधित है? कह रहा है कौन सा नियम किसी एजेंट के माध्यम से अलग या संबंधित व्यक्ति के बीच आपूर्ति मूल्य से संबंधित है। नियम 27, नियम 28, नियम 29, नियम 30। बताइए कौन सा नियम है? नियम याद रखिएगा, नियम 28। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन। बाह्य पूर्तियों है, पूर्तियों द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 1 में प्रस्तुत विवरण इनपुट सेवा वितरक को किस प्रारूप में प्रस्तुत होंगे? कह रहा है बाह्य पूर्तिकर्ता माने बाह्य सप्लायर द्वारा जो उसका फॉर्मेट है जीएसटीआर 1 में प्रस्तुत जो भी चीज लिखी गई है वो इनपुट सेवा वितरक को किस प्रारूप में प्रस्तुत किया। जो इनपुट सेवा वितरक है उसको किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? जीएसटीआर 4A, जीएसटीआर 5A, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 6A। बताइए किस रूप में दिया जाएगा? जीएसटीआर 6A के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माल सेवाओं की आंतरिक पूर्ति संबंधी जीएसटीआर 2 के विवरणों की प्रस्तुति की तिथि कब तक है? मतलब तो पूछ रहा है जो माल और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति करते हैं, मतलब माल और सेवा दोनों का इंटरनल सप्लाई करते हैं, वो जीएसटीआर 2 दाखिल करते हैं। जो जीएसटीआर 2 दाखिल करने की पूछ रहा है तिथि कब तक होती है? आगामी माह की 10वीं तिथि तक, आगामी माह की 18वीं तिथि तक, आगामी माह की 15वीं तिथि तक, आगामी माह की 20वीं तिथि तक। बताइए वो आगामी माह की 15वीं तिथि तक होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है आंतरिक आपूर्ति का विवरण किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है? अभी पीछे भी एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर ये चीजें इंक्लूड थी। जो इंटरनल सप्लाई कर रहे हैं वो अपना स्टेटमेंट विवरण किस जीएसटीआर में दाखिल करेंगे? सोच के बताइए। अभी मैंने बताया था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 4। भाई जीएसटीआर 2 है
अभी यही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर था, अभी मैं दिखा रहा हूं। 35 नंबर, माल से आंतरिक आपूर्ति के समय जीएसटीआर 2, इसमें डेट पूछा था और इसमें जीएसटीआर पूछ दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है 35 नंबर, जीएसटीआर 2 की प्रस्तुति की देय तिथि क्या है? बताइए, जीएसटीआर 2 प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है? बताइए। ये भी पीछे क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा हट गया है उससे। देखिए, आगामी माह की 11वीं तिथि से 15वीं तिथि तक, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जीएसटीआर 2 दाखिल करने की जो देय तिथि है अगले महीने की 11वीं तारीख से 15वीं तारीख के बीच, लास्ट 15वीं है। लेकिन पिछले एक क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं, अभी यहां पूछा गया था वही क्वेश्चन, जीएसटीआर 2 दाखिल करने की देय तिथि, तो मैंने ये ऑप्शन ये बताया था, ये 15वीं तिथि बताया था ना, लेकिन उसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया है इस क्वेश्चन में। चलिए, ये तो हो गया। 36 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के अलावा कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या उपयोग किया जाएगा, तो इसका इरादा है वो क्या कहलाता है? कह रहा है जितने भी पूंजीगत जो हमारा कैपिटल आइटम्स हैं के अलावा कोई अन्य वस्तु, माने कैपिटल आइटम के अलावा कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार के दौरान, सप्लायर के द्वारा व्यापार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या उपभोग करने के लिए किया जाता है, जाने का इरादा है, तो वह क्या है? वह इनपुट है कि आउटपुट है कि मेरिट माल है कि सफेद माल है? बताइए, वो क्या है? वो इनपुट है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है। अब पूछा जा रहा है, जीएसटी नेटवर्क से भी एक क्वेश्चन था, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। जीएसटी नेटवर्क की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है? जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए, सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधा के लिए, राज्यों के मध्य विवादों को निराकरण के लिए, माल सेवाओं के हार्मोनाइज राष्ट्रीय बाजार स्थापना में सुविधा प्रदायक के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, जीएसटी नेटवर्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है? तो भाई पहला ही ऑप्शन है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी को आधारभूत सुविधा प्रदान करने के लिए जीएसटी नेटवर्क की स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में शामिल है। जीएसटी नेटवर्क के कार्य में क्या शामिल है? पंजीयन की सुविधा, बिल्कुल जीएसटी नेटवर्क का काम करता है। आईजीएसटी की गणना और सेटलमेंट भी करता है। बैंकिंग नेटवर्क के साथ साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान भी करता है। अर्थात उपयुक्त सभी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जीएसटी नेटवर्क सेवाओं में शामिल है। जीएसटी नेटवर्क सेवा में क्या शामिल है? विवरणियों की प्रस्तुतियों प्रक्रियाकरण, विवरणियों की प्रस्तुतियों प्रक्रियाकरण, विमुक्त के लिए आवर्त सीमा का निर्धारण, माल सेवाओं की पूर्ति का बीजक निर्गमन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 39 का पहला ही ऑप्शन सही है। जीएसटी जो नेटवर्क है, जो हमारा रिटर्न होता है, विवरणों की प्रस्तुति करने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ई वे बिल का सृजन किया जाता है। ई वे बिल का सृजन क्यों किया जाएगा? माल के प्रचालन की इलेक्ट्रॉनिक वैधता के लिए। ऐसा प्रचालन का संबंध पूर्तिकर्ता से है जब माल का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, और इनमें से सब। ई वे बिल का सृजन क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। वैसे सही मायने में मानेंगे तो ई वे बिल का सृजन जो 50,000 रुपए के मूल्य का यदि अधिक कोई बिल आता है, तो वहां ई वे बिल का सृजन किया जाता है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि माल के प्रचालन की इलेक्ट्रॉनिक वैधता, ऐसा प्रचालन जो संबंध पूर्तिकर्ता से है, और 50,000 से अधिक, तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि भवन को किराए अथवा पट्टे पर उठाना सेवाओं की पूर्ति समझा जाएगा। कह रहा है किसी भवन को किराए पर उठाना या पट्टे पर उठाना
वो सेवा की पूर्ति समझा जाएगा। यदि ऐसा पट्टा अथा किराए पर दिया जाता है तो वो क्या माना जाएगा? निवासी उद्देश्य के लिए, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, पूर्णतः व्यवसाय व वाणिज्य के लिए, पूर्णतः अंशतः व्यवसाय व वाणिज्य के लिए, उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा या पूर्णतः या अंशतः, चाहे वो व्यवसाय या वाणिज्य के लिए किराए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अन्य व्यक्ति के माल पर जॉब वर्कर द्वारा किया गया जॉब वर्क होगा। मतलब किसी अन्य व्यक्ति का माल है, जॉब वर्कर द्वारा किया गया जॉब वर्क, माने किसी दूसरे वर्कर द्वारा कोई वर्क कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? माल की पूर्ति, सेवा की पूर्ति, सेवाओं की पूर्ति बशर्ते जॉब वर्क का निष्पादन वर्कर द्वारा बिना किसी माल के किया गया हो, या सेवाओं की पूर्ति भले ही जॉब वर्कर द्वारा अपना कार्य बिना किसी सामग्री अथवा सामग्री के साथ किया गया हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। जॉब वर्कर द्वारा यदि जॉब वर्क किया जा रहा है, वह माना जाएगा कि सेवाओं की पूर्ति भले ही जॉब वर्कर द्वारा अपना कार्य बिना किसी सामग्री अथवा सामग्री के साथ किया। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लेनदेन या गतिविधियां, निम्न में से कौन से लेनदेन या गतिविधियां या न माल की पूर्ति और न ही सेवा की पूर्ति समझी जाएगी। मतलब कौन सा लेनदेन है, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो न माल की पूर्ति मानी जाएगी न सेवा की पूर्ति मानी जाएगी। रोजगार के दौरान अथवा उसके संबंध में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की सेवा, तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन स्थापित न्यायालय या ट्रिब्यूनल की सेवा, दाह संस्कार, दफन करना, शवगृह अथवा शव यात्रा और उपयुक्त सभी। कौन इसमें से ऐसे लेनदेन है, ट्रांजैक्शन है या गतिविधि है जिसे न माल की पूर्ति माना जाएगा न सेवा की पूर्ति माना जाएगा? बताइए। ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं। इसे तीनों में से कोई भी सिचुएशन होगा तो उसे न माल की पूर्ति माना जाएगा न सेवा की पूर्ति। अगला 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या लेनदेन न सेवाओं की पूर्ति है न माल की पूर्ति समझी जाएगी। सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसी गतिविधि या लेनदेन है न माल की पूर्ति मानी जाएगी न सेवा की। भूमि भवन का विक्रय, भूमि का पट्टे पर देना, भवन किराए पर देना, उपयुक्त सभी। सोच के बताइए। यदि भूमि और भवन को बेचा जा रहा है, ये न माल की पूर्ति है न सेवा की पूर्ति है। लेकिन भूमि को पट्टे पर दिया जा रहा है, ये सेवा की पूर्ति है। किराए पर दिया जा रहा है, ये भी सेवा की पूर्ति है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। सेज लिखा है, सेज को या से आपूर्ति को आपूर्ति माना जाएगा। पूछ रहा है कि जो सेज है, सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यदि कोई आपूर्ति होती है, उसे किस तरह की आपूर्ति माना जाएगा? अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय अंतरपूर्ति है। ये देखिए दोनों एक समान हो गया। माना हुआ या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? अंतरराज्यीय होगा। अंतरराज्यीय अंतरपूर्ति कई तरीके से होता है। बी। अगला है जीएसटी, सीजीएसटी हिंदी में लिखा है, थोड़ा कठिन होगा। अधिनियम की धारा 294 किससे संबंधित है? सीजीएसटी जो अधिनियम है उसकी सेक्शन 94 किससे रिलेटेड है? जीएसटी से, रिवर्स चार्ज से, कंपोजिट टैक्स से और इनमें से कोई नहीं। किससे रिलेटेड है बताइए? रिवर्स चार्ज से। अगला है इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल निम्नलिखित के आधार पर दिया जाता है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये किन के बेस पर दिया जाता है? डिलीवरी नोट पर, भुगतान पर्ची पर, क्रेडिट नोट पर, टैक्स इनवाइस पर। सोच के बताइए किस पर दिया जाता है? टैक्स इनवाइस पर दिया जाता है। अगला क्या है? बाह्य पूर्तिकर्ता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 1, मतलब जो बाहरी सप्लायर्स हैं उनका जो फॉर्मेट है रिटर्न दाखिल करने का, उसका नाम है जीएसटीआर 1 में प्रस्तुत विवरण कंपोजिशन धारी डीलर को किस प्रारूप में प्रस्तुत करना होता है?
GSTR 4 है, GSTR 5 है, GSTR 2 है, एक और होगा, बताइए। उसे GSTR 4 ये दाखिल करना होता है। इस से दिया है। अगला क्वेश्चन 49, कंपोजिशन स्कीम के लिए कुल टर्नओवर की सीमा है। कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख। भाई 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। और लास्ट 50वां हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य मतलब जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा कितनी है? तो भाई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख। इसके लिए भाई 75 लाख है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 50 क्वेश्चन थे। यदि इतने क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ क्वेश्चनों का तो काफी हेल्प मिल जाएगा। सेकंड पेपर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले जो बीकॉम के एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, जो PYQ है लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ऑल द बेस्ट। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अच्छे नंबर से पास होइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।